प्रिय दोस्तों, नित्य नूतन वार्ता के इस 233वें सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने एक ऐसे मित्र जिनकी प्रेरणा से, जिनकी नेतृत्व में और जिनकी पहल पर ये वार्ता शुरू हुई, डॉक्टर शंकर लाल शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। नित्य नूतन वार्ता की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पण करना चाहूँगा कि कल उनका देहांत हो गया पानीपत में, और वे काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे, कोरोना से पीड़ित थे, पर वो उससे उभर गए थे और उभर कर अपने सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी डायग्नोज हुआ कि उनको ब्लड कैंसर है। वे उससे भी लड़ना चाहते थे और लड़ रहे थे, पर धीरे धीरे और बीमारियां बढ़ती गई और आखिर में कल उनका देहावसान दिल का दौरा पड़ने से हो गया। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारी वार्ता के हर काम को बहुत प्रोत्साहित किया, हमें मदद की, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 100 वार्ताओं तक तो वे हमेशा बने रहे और हमें प्रोत्साहित करते रहे। आप सब की तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि, विनम्रता पूर्वक नमन। मित्रों, जैसे हमने पिछले रविवार को प्रातःकालीन सत्र में 21वीं सदी में विचारधारा पर अपनी बातचीत रखी थी, और हमारे आग्रह पर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी और प्रोफेसर अजित झा हमारे बीच में थे, और उन्होंने हर पहलुओं को बहुत ही गंभीरता से, सारगर्भित रूप से रखा। परंतु हमारे मित्रों का ऐसा आग्रह था कि अभी उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है और वो अभी और सुनना चाहते हैं प्रोफेसर साहब को, दोनों प्रोफेसर साहब को, ताकि उनके मन के जो प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, उसको भी रख सकें। साथ साथ हमने जो वक्ता थे हमारे, हम उनकी भी बात पूरी नहीं सुन सके थे, ये भी अपनी बात पूरी कर सके। तो इसलिए आज का ये सत्र उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए रखा गया है। हमारे जो आज 7 युवा अतिथि हैं, अतिथि जब हम कहते हैं तो हम इसको सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं रखते, अपितु हमारे जो मित्र ऐसे हैं जो कुछ प्रश्न रखेंगे, कुछ प्रतिक्रिया रखेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे 3 से 5 मिनट तक। वो बड़े ही गंभीर हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय अर्चना बहुगुणा से है। वो कोसानी में, उत्तरकाशी में, माफ कीजिएगा, उत्तरकाशी में एक नए स्कूल के प्रयोग कर रही हैं बच्चों के बीच में, और उनका बेहतरीन काम है। हमारे बीच में शीना शर्मा हैं, आप महादेव देसाई लाइब्रेरी में कार्यरत हैं, हरिजन सेवक संघ दिल्ली में। हमारे साथ हैं आर्चिष्मान राजू, जो अमेरिका में हैं, और सैटरडे फ्री स्कूल जो वहाँ के नौजवान वैचारिक दृष्टि से चला रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो प्रेरणा थी उससे, वे हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनन्य राहा हैं, जो ढाका बांग्लादेश में विद्यार्थी नेता हैं और खुद विद्यार्थी हैं, और उनके पिता गांधी आश्रम ट्रस्ट नोआखली के डायरेक्टर हैं। उनकी माता भी सोशल एक्टिविस्ट हैं ढाका में, और अनन्य राहा भी हमारे बीच में हैं। विपिन बरार जी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, विद्यार्थियों के और युवाओं के बीच में काम करते हैं, यमुनानगर से हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथी हैं, मथुरा से हैं। उत्कर्ष जी की अगर हम
उसको देखें तो उन्हें विरासत में भी विचारधारा मिली है। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और श्रीपाद अमृत डांगे और एजी अधिकारी के बहुत अच्छे सहयोगियों में से रहे हैं। हमारे साथ हैं पानीपत के प्रदीप बंसल, जो कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी सरगर्मी रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं नित्य नूतन वार्ता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आग्रह पर श्री एसपी सिंह साहब ने इस जिम्मेवारी को लिया कि वो इस विषय पर वार्ता को चलाएं। और उन्होंने तो मैं समझता हूँ जो उनसे चर्चा हुई है, अगर हम उस चर्चा पर अगर हम चलते रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक स्कूल का काम हम कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और श्री एसपी सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह जी, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी बात को रखते हुए हमारे जो वक्ता महोदय हैं उनको आमंत्रित करें और वार्ता को जारी रखें। श्री एसपी सिंह जी। राय साहब धन्यवाद। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा आज मैं, ताकि पिछली बार की तरह इस बार हमें टाइम का कंस्ट्रेंट ना रहे। वक्त बचाना है, लेकिन दो चार जो आवश्यक बातें हैं वो जरूर रखना चाहूंगा। एक तो ये कि पिछली हमारी चर्चा जो है वो करीब 2500 मित्र उसको अभी तक चर्चा को देख चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और पॉपुलर होगी। लेकिन वो पॉपुलर होने का एक दूसरा जो कारण ये भी होगा कि ये चर्चाएं हमारी अभी लंबे दौर तक चलेगी। लंबे दौर से मेरा मतलब यही है कि आशय ये है कि पिछली बार हमने जो चर्चा की वो खुल के आज पूरी हो पाए। उसके बाद विचारधाराएं के जो अलग अलग धाराएं हैं, चाहे वो अम्बेडकराइट धारा है, चाहे वो एनवायरनमेंट की है, फेमिनिज्म की है, मार्क्सिज्म की है, जितनी तरह की जो मुख्य धाराएं हैं, उन धाराओं के स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हर रविवार को 27 सितंबर तक जो शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, तब तक ये 4 सेशन और हमारे चलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट तो सभी मित्रों से जितने भी जुड़े हैं उनसे ये है कि आपके परिचय में, आपके मित्र मंडली में जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो अथॉरिटी से अपनी बात किसी भी धारा के ऊपर कह पाए, तो उनसे हमारा जरूर परिचय करवाइएगा, जुड़वाइएगा, ताकि उनको हम आमंत्रित कर पाए अगली वार्ताओं के लिए। तो मैं आज फ्री हैंड देना चाहूंगा दोनों वक्ताओं को कि वो स्वयं ही जो पिछली बातचीत में जो कमी पेशी उनको लग रहा है कि जो बात पे वो फोकस करना चाहते थे, केंद्रित करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसको खुल के कह नहीं पाए, आज वो खुल के कह पाए और समय की सीमा का कोई बहुत चिंता ना करें। पहले किसको बुलाऊं, दूसरे में किसको बुलाऊं, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, लेकिन इतना अवश्य है कि 2-2 सेशन यानी 2-2 बार दोनों मुख्य वक्ता हमारे बोलेंगे। एक वक्ता बोलेंगे, उसके बाद दूसरे बोलेंगे, फिर पहले वक्ता को फिर चांस मिलेगा, ताकि वो कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, कंट्राडिक्ट करना चाहें, अपनी बात कहना चाहें वो जरूर कहें, और फिर दूसरे वक्ता फिर बोलेंगे। इस तरीके से यानी 2-2 बार बोलेंगे। पहली बार उम्मीद है कि 25-25 मिनट, 25 और 30 मिनट के अंतर के वक्त लीजिएगा, स्लॉट लीजिएगा पहली बार बोलने का, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का स्लॉट फिर जो रहेगा, और व्यवधान कम से कम रहे, समय हमें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहे। ये एक डिफरेंट आयाम पे हम आ गए हैं। जनरली हमारे माइंड में जो मॉडल होता है वो मॉडल रहता है एकेडमिक मॉडल, और उसमें बहुत से नॉमेनक्लेचर्स हैं, बड़ा उनका एक तरीके का स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं और उस स्ट्रक्चर से नई स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे इंटरलिंकेज है उनके। जनरली हमारे भी माइंड में ये मॉडल्स रहते हैं और इन मॉडल के हिसाब से हम चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने ऑल टुगेदर पिछली बार इशारा किया था, उन्होंने बखूब भी किया था, लेकिन आज उन्होंने विस्तारित तरीके से ये बात रखी है अपनी कि रियलिज्म, यथार्थवाद की जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो सवाल हमारे सामने खड़े हैं, जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए, और वो ही हमारे सामने एक चैलेंज है, वो ही हमारी विचारधारा है।
वही विचार है, असली विचार है। तो ये एक आयाम है और मुझे लग रहा है कि इन आयामों को छूते हुए प्रोफेसर अजीत झा जी अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा जो उनके माइंड में है कि पिछली बार जो बातें वो खुल के नहीं कह पाए थे, जिन्हें वो कहना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें। मैं बीच में अवरोध नहीं बनूंगा अधिक देर के लिए। प्रोफेसर अजीत झा जी। 20 मिनट होने पे आप रोक दीजिएगा मुझको, जिससे कि मैं अगले 5 मिनट में बातचीत को समेट। ठीक है, ठीक ठीक। ये तो आपने कह ही दिया है कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए हैं वो केवल आज की चर्चा के लिए नहीं, आगे भी जो आप कई तरह की चर्चाओं को संयोजित करेंगे उसमें आपके लिए मददगार होंगे, तो उसको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट में कुछ बातें जिनकी मैं तायीद करता हूं प्रोफेसर साहब की, वो आपके सामने रख देता हूं। कुछ एक आध सवाल जो उनसे निकलते हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, और जिस एक सवाल पर मेरा उनसे मतभेद है वो भी आपके सामने रख देता हूं। इसलिए नहीं कि अभी उस पर कोई लंबी चर्चा की जरूरत है, पर ये स्पष्ट होना चाहिए चर्चा के दौरान कि हमारी राय क्या है। तो जिन बातों की मैं तायीद करता हूं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था प्रोफेसर साहब के बारे में, एक तो जो पूरकता का सवाल है, जितने बना लीजिए 2 काफी। जो पूरकता की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बहुत सहज ढंग से, बहुत सरल ढंग से इस बात को कहते हैं, और जो 3 प्रतीकों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लंबे इतिहास में उन्होंने कई नाम भी लिए और आधुनिक इतिहास में भी नेताओं की, नायकों की, विचारकों की कोई कमी नहीं है। पर इन 3 भारत माता के महान सपूतों के इर्द गिर्द काफी घेरेबंदी हुई है, और इनको एक दूसरे से टकराने का, लड़ाने का काफी बड़ा काम चला है। कोई बुरी नीयत से चला है ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसका कुछ फायदा भी हुआ होगा, पर जो हमारे सामने चुनौती है, पहले भी थी, आज भी है, भविष्य की भी जो चुनौती है, उसमें पूरकता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत समझदार विद्वानों ने इसके ऊपर काम किया है पूरकता के बारे में, लेकिन प्रोफेसर साहब जिस सहजता से इस बात को रखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो प्रश्न करने से, सच्चे सवालों से, जिंदा सवालों से, ऐतिहासिक अनुभवों से, सामाजिक अनुभवों से जो हमें सीखना है, जहां से हमारे सवाल बनने चाहिए, जहां से हमारा मकसद तय होना चाहिए, जहां से हमारा लक्ष्य बनना चाहिए, उसका तरीका क्या हो, जो रियलिज्म की बात वो बार बार कर रहे हैं। जो वास्तविक समाज है, वास्तविक सामाजिक अनुभव हैं, और कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, जिसमें गदर पार्टी से लेके, दादा भाई से लेके, भगत सिंह से लेके, गांधी जी से लेके, अंबेडकर तक, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का नाम उन्होंने लिया। जो सवाल है जो हमारे जहन में रहना चाहिए वो ये है कि ये जो क्रांतिकारी जज्बे की बात है, ये क्रांतिकारी जज्बा या ये जो रियलिज्म की बात है, ये रियलिज्म, ये एक पॉपुलर फोर्स कैसे बने, एक मास फोर्स कैसे बने, ये चैलेंज, रियलिज्म की बात, क्रांतिकारी जज्बे की बात हमारे महान नायकों ने, महान नेताओं ने की है। उसके उदाहरण भी पेश किए हैं, फांसी पे चढ़ के पेश किए हैं, सालों साल जेल में रहकर पेश किए हैं,
और कई तरह की तकलीफों को सह करके भी इसको पेश किया है। लेकिन ये जज्बा एक सामान्य जज्बा कैसे बने, उसी अनुपात में शायद न बने, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह के अनुपात में, लेकिन उस दिशा में कम से कम ये एक पॉपुलर स्तर पर ये जज्बा प्रभावी हो, ये एक सवाल है। और शायद हमारी सारी बहस, चाहे विचारधारा की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की हो, चाहे समाज निर्माण की हो, उसके केंद्र में ये सवाल रहेगा। जिस पे मेरा मतभेद है वो राष्ट्रवाद की बात को लेकर। इसके बारे में मैं कोई अभी लंबी बात नहीं कहना चाहता, पर राष्ट्रवाद की केवल यही परंपरा है और सामान्यतः लोग राष्ट्रवाद से यही समझते हैं कि किसी और से नफरत करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत सही समझ नहीं है। इसके बारे में कभी लंबी चर्चा हो सकती है और मैं जगमोहन जी से अलग से भी बात कर सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो विषय है, जिस विषय पे आपने पिछली बार भी बुलाया था और इस बार भी उस विषय पर बोलने को कह रहे हैं आप, देखिए, मैं कोई अपनी बात तो नहीं कह रहा हूं। एक मायने में वो मेरी बात होगी कि मैं इस सवाल को कैसे देखता हूं, पर एक मायने में वो मेरी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं देश के बारे में, समाज के बारे में, विचारधाराओं के बारे में या विचारधाराओं के समन्वय के बारे में, ये बात मैं आपसे नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं ये समझने की, अगर ये चर्चा आज यहाँ हो रही है और कई जगह हो रही है, इस बात को लेकर चर्चा कई समूहों में हो रही है, तो ये चर्चा क्यों हो रही है? आज जो हिंदुस्तान में जिंदा इंसान होगा वो सब 1917, 1919, 1920 के बाद ही पैदा हुए होंगे। उससे पहले का कोई आदमी शायद हिंदुस्तान में नहीं होगा। रूसी क्रांति के बाद अगर दुनिया के हिसाब से देखें, और भारत में जलियांवाला बाग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बाद, इस दौर में विचारधाराओं के बीच में बहुत संघर्ष हुआ। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। वो संघर्ष होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, सही हुए, गलत हुए, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पर इन विचारधाराओं के इर्द गिर्द समाजवाद की तरह तरह की शाखाएं, उसके इर्द गिर्द, और समाजवाद और गैर समाजवादी विचारधाराओं के बीच में, गांधी विचार और अंबेडकर विचार के बीच में संघर्ष हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और ये संघर्ष भी एक सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। कहीं न कहीं पिछले कुछ दशकों से धीरे धीरे जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज भी जो हिंदुस्तान में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं इन विचारधाराओं से प्रभावित हैं और इन विचार परंपराओं की विरासत से अपना संबंध जोड़ते हैं। जो सबसे सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं देश में, जिनमें तुलनात्मक दृष्टि से वो जो रिवॉल्यूशनरी जज्बा जिसको कहते हैं, वो रिवॉल्यूशनरी जज्बा सबसे ज्यादा है। वो उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिस विरासत ने उनको पूरकता होने के बावजूद पूरकता के बारे में बहुत कम बताया
और झगड़े के बारे में, द्वंद्व के बारे में बहुत बताया। और आज के दौर में जब कई कारणों से, उन कारणों के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि हम सब उन कारणों को जानते हैं। जिस किस्म के प्रतिक्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस किस्म का माल्थसवाद हमारी सत्ता और व्यवस्था चला रही है इस देश में, इस दौर में जो हमले हैं, जो चुनौतियां हैं, जो डायरेक्ट अटैक है, लोगों पे तो है ही, लेकिन जो भी राजनीति करते हैं, सामाजिक कर्म करते हैं और वर्तमान सत्ता से, व्यवस्था से कहीं भी कुछ भी अगर उनका मतभेद है तो उनको दबाने और कुचलने का जिस ढंग का प्रयास हो रहा है, इस संदर्भ में कहीं न कहीं लगभग सभी विचार परंपराओं के साथी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चाहे हमारे कितने भी मतभेद हो, ये नहीं कि आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे मतभेद नहीं है, ये नहीं है कि आज विचार परंपराओं के संगठन नो में ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि अल्टीमेटली तो हमारी ही बात मानी जाएगी। ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में जब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, तो इकट्ठा होने की प्रक्रिया में उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं और हमारी बात को वो समझेंगे और हमारा ही विचार प्रभावी होगा। ये सोच अभी भी काफी साथियों के मन में है और काफी साथियों के मन में ये भी है कि शायद हम सबको पुनर्विचार करने की भी जरूरत है। और काफी साथियों के मन में ये भी है कि कहीं न कहीं हमको पूरकता की भी तलाश करनी चाहिए। इस संदर्भ में हम विचारधाराओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर इस संदर्भ में हम विचारधाराओं की चर्चा कर रहे हैं तो विचारधाराओं के इतिहास से क्या सवाल पैदा होते हैं और किस संदर्भ में ये चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, क्योंकि ये एक ऐसा जमाना है जिसमें एक समय के बाद बुद्धि और तर्क को ही एक मजाक बना दिया जाता है। अगर आप कोई तर्क संगत बात कह रहे हैं तो आपको अचानक से एलीट घोषित कर दिया जाएगा, आपको देश और समाज से कटा हुआ घोषित कर दिया जाएगा, विदेशी भी घोषित कर दिया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विचारधारा या विचार कोई केवल पढ़े लिखों की बपौती नहीं है, केवल क्रांतिकारियों की बपौती नहीं है, कुछ लोगों की बपौती नहीं है। हर इंसान के पास सोचने, समझने की, विश्लेषण की शक्ति होती है, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में अब ये इस्तेमाल करता है। अब उसका वो विचार, वो कॉमन सेंस कई चीजों से प्रभावित होता है, वो एक अलग बहस है। वो तो बड़े से बड़े विचारक का भी कॉमन सेंस कई चीजों से प्रभावित होता है। अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि गांधी जी ने टॉल्स्टॉय को लिखा, तुमने यूरोप के बारे में सोचा, हिंदुस्तान के बारे में तो सोचा नहीं। वो उनकी अपनी परिस्थिति से प्रभावित था, लेकिन जब उनसे किसी ने सवाल कर दिया तो जो महान आदमी की महानता का परिचायक होता है, वो भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने भारत के बाद चिट्ठी का जवाब लिखने के लिए भारत का अध्ययन किया और भारत का अध्ययन करके जो उस समय बड़े से बड़े परिवर्तनवादी शायद जिन निष्कर्षों पे पहुंचे होंगे, मायावाद और अवतारवाद के, उस निष्कर्ष पर वो वहां बैठ के, रूस में बैठ के पहुंचे, बिना किसी सीधे प्रत्यक्ष अनुभव के,
और वो उन्होंने गांधी जी को लिख दिया उस चीज को। तो कोई भी इंसान विचारवान होता है और कोई भी विचार इंसान के जीवन काल में या जीवन के बाद विचारधारा बन सकती है, लेकिन हर विचार विचारधारा नहीं बनती है। ये भी एक सच्चाई है। यहां तक कि एक ही विचारधारा के अंदर जो तरह तरह की धाराएं होती हैं, उदारवाद के अंदर कई तरह की धाराएं होंगी, समाजवाद के अंदर कई तरह की धाराएं हैं, अंबेडकरवाद में भी कई तरह की धाराएं हैं, गांधीवाद में भी कई तरह की धाराएं हैं, और उन धाराओं में बहुत टकराव रहा है। राम मनोहर लोहिया ने एक बार बहुत तल्खी से कहा था कि 3 तरह के गांधीवादी हैं, मठी गांधीवादी हैं, सरकारी गांधीवादी हैं, कुजात गांधीवादी। उन्होंने सही कहा या गलत कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं। किस किस्म की तल्खी एक विचार परंपरा के अंदर हो सकती है उसकी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन विचारधारा के अंदर भी जितनी धाराएं होती हैं वो सब की सब वास्तविक अर्थों में विचारधारा का रूप नहीं ले पाते। विचारधारा का रूप कौन ले पाते हैं? विचारधारा केवल ज्ञान नहीं है, केवल तत्व चिंतन नहीं है, केवल विश्लेषण नहीं है, केवल सच की खोज नहीं है। विचारधारा का दर्शन से और ज्ञान की दूसरी परंपराओं से ये बुनियादी फर्क है कि विचारधारा लोगों को संगठित करती है, विचारधारा लोगों को आंदोलित करती है, विचारधारा सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है, विचारधारा सत्ता और व्यवस्था पर काबिज इस्तेमाल करती है। और इस अर्थ में दुनिया में या किसी भी देश में बहुत सारी विचारधाराएं, सफल विचारधाराएं तो नहीं होती हैं जो इस किस्म का स्टेटस एक्वायर कर सके। कुछ ही विचारधाराएं होती हैं। इसलिए हम में से भी अधिकांश राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो आपको 10, 20, 50 हजार, 1 लाख तरह की विचारधाराएं मिल सकती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक में, सामाजिक आंदोलन में अगर आप प्रभावी आंदोलनों को ढूंढेंगे, कुल राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं में 80-90% लोगों की शिनाख्त करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 विचारधाराओं के इर्द गिर्द होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इस अर्थ में इन विचारधाराओं के बारे में समझना, इन विचार परंपराओं के बारे में समझना, इन विचारधाराओं में पूरकता की तलाश करना, वो पूरकता का स्रोत उन विचारधाराओं के बाहर भी मिल सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए उनके जो सवाल हैं, उनकी जो बेचैनी है, उसके लिए इन 2, 4, 5 विचारधाराओं के बीच में से कुछ संवाद कायम करना, कुछ चर्चा कायम करना, कुछ साथ काम करने की स्थिति पैदा करना, ये एक सवाल है, एक ये चुनौती है। जब विचारधाराओं के बारे में अगर कुछ हमारे मन में ऐसा है कि कुछ चर्चा की जरूरत है, कुछ खोज की जरूरत है, कुछ शायद पुनर्चिंतन की जरूरत है, तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विचारधाराएं अपने 2 रूप में काफी फर्क होती है। विचारधारा का अगर कोई एक रूप भी ले लें हम, जो ज्यादा प्रभावी रूप है, वही विचारधारा है मुख्य तौर पर। वो जब विपक्ष में होती है, जब वो किसी सत्ता या व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में होती है, उदारवाद जब सामंतवाद से टकरा रही थी,
सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष में थी, तो उदारवाद का रूप अलग था। वही उदारवाद जब अपने संघर्ष में सफल हो गई, क्रांति के द्वारा या समझौते के, या जो अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हुए उनके दबाव के कारण, पर एक बार सफल हो जाने के बाद जो उदारवाद है, उसके विचारों में, उसके रवैये में, उसके व्यवहार में उस उदारवाद से बहुत ज्यादा फर्क है जब वो उदारवाद प्रतिपक्ष में था। जो बोल्शेविक पार्टी बोल्शेविक क्रांति का क्रांतिकारी युग था, क्रांति से पहले भी और क्रांति के बाद भी। पर स्टालिनवाद के रूप में, ख्रुश्चेववाद के रूप में, जिसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, ट्रॉट्स्की ने तो बहुत ही लिखा है, क्या वो बोल्शेविकवाद का वही रूप था जो 1917 से पहले था या 1917 से 1927 के बीच में था? वो एक ही रूप नहीं था, उसमें बहुत फर्क है। क्या जो राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का, राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुस्तान का जो आजादी से पहले था, जिसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के सदस्य थे, जो सत्ता में आए, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, क्या उसका रुख उन्हीं सवालों के बारे में वही था जो पहले था? आमतौर पर एक ही विचारधारा के सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद काफी रुख देखने को मिलता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा जब हम आइडियोलॉजीज की चर्चा करते हैं। ये मैं पहले कह चुका हूं कि आज जो 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी की जो सबल विचारधाराएं थी, सक्षम विचारधाराएं थी, जिन विचारधाराओं के कारण, और वो विचारधाराएं कुछ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नतीजा थी, जिसके कारण एक जिसको कहते हैं आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, मनुष्य की विकास की असीम संभावनाएं हैं, सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर, केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक स्तर पर। ये सारी विचारधाराएं अब काफी समय से अलग अलग इलाकों में, जिसको कहते हैं रिट्रीट में, ये पीछे धकेली जा रही है। जो सोवियत समाजवादी व्यवस्था थी, जिसको स्टालिनवाद या कुछ हद तक स्टालिनवाद, माओवाद कह सकते हैं, रूस चीन की व्यवस्था, वो कैसे लगभग ढह गई। चीन में आज कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी जरूर है, पर अब वो किसी किस्म की माओवादी व्यवस्था को चला रही है क्या, सिवाय सत्ता की तानाशाही के? ये सवाल है। उसी ढंग से जो तथाकथित उदारवादी, और जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोशल डेमोक्रेसी ने जिसको रिप्लेस कर दिया पश्चिमी यूरोप के देशों में, क्या वो सोशल डेमोक्रेसी आज वहां पर काफी सालों से पीछे धकेली नहीं जा रही है क्या? जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करके
ऐसे ऐसे संघर्ष हुए अल्जीरिया में जहां लगभग 25% आबादी मारी गई फ्रांस की उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ते हुए। और साउथ अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ लड़ाई तो हमारी आंखों के सामने, हमने होश संभाला उसके बाद से हम उसको देख रहे हैं। आप में से कई लोगों ने वियतनाम की लड़ाई भी देखी होगी। ये जो राष्ट्रीय आंदोलनों से जो सत्ताएं बनी और कम से कम जो भी आधा अधूरा उस विरासत को लेके वो आगे बढ़ी, क्या वो आज उस पर कायम है? क्या पिछले काफी समय से दुनिया के अलग अलग इलाके में ये जो 19वीं सदी में पनपी और 20वीं शताब्दी में 1945-1950 के आसपास आप कह सकते हैं कि लगभग सारी दुनिया इन 3 क्षेत्रों में बटी हुई थी। या तो सोशल डेमोक्रेसी के प्रभाव वाला क्षेत्र था, या सोवियत यूनियन चीन के प्रभाव वाला क्षेत्र था, या राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों से निकली हुई जो राजसत्ताएं थी जो काफी लोकप्रिय थी, इनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र था। जहां ये नहीं था वहां पर लगातार संघर्ष चल रहे थे। लेकिन अब ये सब की सब इन विचारधाराओं में बहुत कमियां होंगी। इन विचारधाराओं और इन विचार व्यवस्थाओं ने इन सत्ता का निर्माण किया, उसमें भी बहुत कमियां होंगी, जिसके कारण से इनका डिक्लाइन हुआ। उसके बारे में भी बात करना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों का इनमें से किसी न किसी विचारधारा से कोई ना कोई संपर्क होगा, लेकिन ये डिक्लाइन केवल किसी कंस्पिरेसी का नतीजा नहीं है, केवल किसी एक्सटर्नल फैक्टर का नतीजा नहीं है, केवल अमेरिका की कंस्पिरेसी के कारण सोवियत यूनियन का डिक्लाइन नहीं हो गया, केवल अमेरिका की कंस्पिरेसी के कारण चीन ने एक बराबरी वाले समाज से, तथा तुलनात्मक दृष्टि से बराबरी वाला समाज, रूस की तुलना में चीन का समाज आर्थिक दृष्टि से कम विकसित था। माओ के समय में तानाशाही तो बहुत क्रूर थी, लेकिन गैर बराबरी निश्चित तौर पर कम थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर उस गैर बराबरी वाले समाज की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चीन, ये केवल किसी विदेशी कंस्पिरेसी का नतीजा नहीं है, ये व्यवस्थाओं की अंदरूनी कमी का नतीजा है। नेहरू और शास्त्री के उत्तराधिकारी अगर इंदिरा गांधी बनी और आज हिंदुस्तान की राज सत्ता अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, तो ये कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं की कमजोरियों को भी दिखाता है। कमजोरी कहने का मतलब ये नहीं है कि उन व्यवस्थाओं की सफलताएं नहीं है। वो पॉपुलर मूवमेंट से, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से सत्ता में आई थी और उन सत्ताओं में काफी पॉपुलर और रिवॉल्यूशनरी इंपल्सेस थे और उन्होंने कई बड़े और महत्वपूर्ण काम किए, कई बुनियादी काम किए। उसको हम नकार नहीं सकते और उसको नकारना भी नहीं चाहिए। पर उसके बारे में अगर हम विचार परंपराओं के दायरे में सोचते हैं, तो हमको अपनी विचार परंपराओं की खूबियों और कमजोरियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो अगला सवाल इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा वो ये कि क्या, चूंकि ये आइडियोलॉजीज अलग अलग इलाकों में बहुत समय से रिट्रीट में है, जो सोवियत सोशलिज्म है उसको तो अब 30 साल हो गए लगभग ध्वस्त हुए पूरी तरीके से, पूरे ईस्टर्न यूरोप में लगभग। जो सोशल डेमोक्रेसी है ये लगभग उससे पहले से अटैक में है, जिसको
रीगन, थैचर, न्यू लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं, ये तो सोवियत यूनियन के ध्वस्त होने से पहले ही आ गए थे। जो मई 1960 का जो 60s की बगावतें थी, अभी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की चर्चा कोई कर रहे थे। 1960 के दशक में अमेरिका के बड़े हिस्से में ब्लैक्स जो हैं वो कॉमन स्पेस शेयर नहीं कर सकते थे, एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, हॉस्टल के एक मेस में नहीं जा सकते थे, और उसके खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जो 60s का सिविल लिबर्टीज मूवमेंट, ब्लैक मूवमेंट था, जो वियतनाम वॉर के खिलाफ अमेरिका में आंदोलन हुआ, और जो सबसे रोमांटिक तरीके से, सबसे ग्लोरियस तरीके से, सबसे आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल तरीके से जो फ्रांस में 1968 की बगावत हुई, वो बगावत सोशल डेमोक्रेसी के प्रति एक डिससेटिस्फैक्शन की बगावत थी। ऐसा नहीं है कि सोशल डेमोक्रेट्स फ्रांस में सत्ता में थे, वो फ्रांस में सत्ता में नहीं थे। फ्रांस में दो गॉल सत्ता में थे, लेकिन वो रिवोल्ट ये दिखलाती है कि जो फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी थी, फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस समय फ्रांस में बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी जब मई 68 का रिवोल्ट हुआ, और बहुत बड़ी सोशलिस्ट पार्टी थी, और बहुत मजबूत ट्रेड यूनियन थी सरकार के विरोध में। उसके बावजूद वो आंदोलन उन पार्टियों के दायरे के बाहर हुआ, वो उन पार्टियों के खिलाफ नहीं था, पर वो पार्टियां अब परिवर्तन का नेतृत्व करेंगी, इसका भरोसा फ्रांस के छात्र नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को नहीं रहा। एक नई शुरुआत की छटपटाहट। तो ये आइडियोलॉजीज बहुत समय से रिट्रीट में। राष्ट्रवाद को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं सुविधा के लिए, पर जो देश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के आजाद हुए, उन देशों में उस लड़ाई से निकले हुए नेता जो सत्ता में आए, और कई जगह उनके सत्ता में रहते हुए भी उन पर भरोसा घटने लगा, और उनमें से कई नेताओं ने तानाशाही का रास्ता अख्तियार किया। तो ये जो 200 साल की विचार की, संघर्ष की, सफलताओं की एक महान विरासत है, ये काफी समय से रिट्रीट में है। उनको मानने वाले, उन पर भरोसा करने वाले हमारे आपके जैसे कार्यकर्ताओं को इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या कोई नई विचारधाराएं उभर के आ रही हैं क्या? इन विचारधाराओं के रिट्रीट में होने के बावजूद क्या ब्लैक मूवमेंट, वियतनाम मूवमेंट, मई 1968, असम का आंदोलन, बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, तरह तरह के एनवायरमेंट के मूवमेंट, पीस के मूवमेंट, ये सब चल रहे हैं दुनिया में काफी समय से। इन विचारधाराओं के दायरे के बाहर चल रहे हैं, पर इनमें से कोई भी आंदोलन क्या अकेले या मिलकर के समाज परिवर्तन एक मजबूत आधार तैयार करने में सक्षम है क्या? ये सवाल है। क्या कोई पुरानी अपने नवीनीकरण में सक्षम है? हो सकती है, पर उसका कोई व्यवहारिक क्या विचारधाराओं की स्ट्रेंथ को मिला करके कुछ नया बनाया जा सकता है क्या?
शायद बनाया जा सकता है। बीच बीच में प्रयास भी होता है, रेड ब्लू का प्रयास होता है, रेड ग्रीन का प्रयास होता है, कई तरह के प्रयास होते हैं। मार्क्स फुले की बात होती है, मार्क्स फुले अम्बेडकर की बात होती है। कर्नाटक में एक समय में एक बहुत बड़ा दलित संगठन था, वो गांधी अम्बेडकर को मिला करके चलता था। एक और दलित संगठन है, वही दलित संगठन वो वहां के किसान आंदोलन के साथ एकजुट होकर के अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। बहुत इस ढंग के प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं, पर इन प्रयासों के बावजूद कोई पुरानी विचारधाराओं की तरह कोई सक्षम सबल अपने समय में व्यवस्था को चुनौती देने वाला, व्यवस्था को पलटने वाला ऐसी किसी कोई ताकत नजर नहीं आ रही है। तो क्या हमें विचारों के नवीनीकरण के बारे में, विचारों की पूरकता के बारे में और शायद नए अनुभवों की रोशनी में कई नए विचारों की रचना के बारे में सोचना चाहिए? क्या तत्काल एक विचारधारा की बजाय क्या कुछ आइडियाज के बारे में, कुछ इशूज के बारे में सोचना चाहिए क्या? क्योंकि जिनको आज हम विचारधाराएं कहते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी की, जो सफल और कई मायने में सबल विचारधाराएं थी, उनका खुद का विकास एक बहुत लंबी प्रक्रिया से हुआ था। कोई भी विचारधारा, ये जो 19वीं सदी में विचारधाराएं उभरी, इसके पीछे कम से कम 300-400 साल का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का इतिहास था। क्या हम सोच सकते हैं क्या कि हम अपने सामाजिक अनुभव की रोशनी में अपने सवालों को समझें, अपने सवालों को सामने रखें, उनके समाधान ढूंढें, और जिसको हम विचारधारा कहते हैं, किसी पुरानी विचारधारा का नवीनीकरण कहें, विचारधाराओं की पूरकता कहें, या किसी नई विचारधारा का निर्माण कहें, इसके लिए जल्दीबाजी न करें। सामाजिक अनुभवों पे केंद्रित करें, सामाजिक अनुभवों से सीखने की कोशिश करें, सवालों को समझें, सवालों को उठाएं, उन सवालों का समाधान क्या हो सकता है, कागज पे क्या हो सकता है, नीति के हिसाब से क्या हो सकता है, उसके लिए ताकत कैसे जुटाई जाएगी, उसके खिलाफ जो शक्तियां हैं उनसे लड़ा कैसे जाएगा। ये केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो नहीं हो सकता है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स की कुछ भूमिका हो सकती है, और जब विचारों का या आंदोलनों का जब उठान का काल होता है तो उसमें आपको कई विचारक, आपको कार्यकर्ता ही होते हैं, वो प्रोफेशनल विचारक नहीं होते। मार्क्स की कोई रुचि नहीं थी कि किसी यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन जाए। उनका काफी समय पढ़ाई लिखाई में जाता था, पर वो पढ़ाई लिखाई, कुछ लिखते थे वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, कुछ जर्नलिस्टिक राइटिंग करते थे जिससे वो जिंदा रह सकें और पढ़ाई कर सकें। पर जो पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई समाज को समझने के लिए, समाज को बदलने के लिए। और ऐसा ही इन आंदोलनों के अधिकांश नेताओं ने किया, और कई नेता जो इस किस्म की बौद्धिक पृष्ठभूमि के नहीं थे, उनका अनुभव जनित ज्ञान इतना ज्यादा था, वो ऐसे सवालों को रख सकते थे, ऐसे समाधान सामने रख सकते थे जिसका मुकाबला यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला बड़े से बड़ा विद्वान नहीं कर सकता था। किसी नए विचारों की रचना विश्वविद्यालयों में नहीं होती,
नए विचारों की रचना प्रोफेसर्स नहीं करते हैं, बौद्धिक नहीं करते हैं। नए विचारों की रचना समाज में होती है, सामाजिक संघर्षों में होती है। तो क्या हम इस चीज पर अपना फोकस बनाएं, ये एक सवाल है। मैं रुक के पूछना चाहूंगा, कितने मिनट हो गए हैं सुरेंद्रपाल जी? हाँ सुरेंद्र जी, हाँ कितना? मतलब जितना आइडिया था उससे डबल हो गया है टाइम तो वैसे। तो मैं अभी इसको यहाँ रोक रहा हूँ। ये लगता है कि एक कम से कम एक तात्कालिक निष्कर्ष पे ये बात पहुंच गई है, तो मैं इसको यहीं ठीक है। अभी हमारा जो अगला प्रोग्राम, उन पे आप अपनी मर्जी से जो भी सवाल छूना चाहें, जरूरी नहीं कि 1 बाय 1 आप कवर करें उनको आप टोटलिटी में प्रोफेसर जगमोहन सिंह थोड़ी पहले बोलेंगे, फिर प्रोफेसर अजीत झा बोलेंगे, और 5-5, 6-6 मिनट से ज्यादा ना ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया है। ये तो होता ही हर एक वार्ता में, समय उम्मीद से ज्यादा लगता है और बाद में थोड़ा सा टाइट महसूस होना शुरू हो जाता है। एनीवे, हम आगे भी चर्चाएं फिर जारी रहेंगी हमारी किसी न किसी तरीके से। अब ओवर टू प्रोफेसर अजीत झा। आप अपनी बात बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ रहे हैं सारी बातें जो आप रखेंगे, प्लीज। ये सवाल तो नहीं है, टिप्पणी है, और टिप्पणियां तो सारी सही होती हैं। उन पे चर्चा करने की जरूरत होगी जब भी आपको मौका होगा, जिसको भी आप उचित समझें। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रोफेसर साहब ने जिस किताब का जिक्र किया और पॉजिटिव और नेगेटिव नेशनलिज्म की बात की, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। बस सिर्फ एक चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ आगे के लिए, कि देखिए, प्रोफेसर साहब का तो अपना एक इतिहास है, बौद्धिक इतिहास है, और अपनी बातों को कहते रहने का उनका एक इतिहास है। और उसमें वो देशभक्ति की बात भी कहेंगे तो भी आम लोगों को वो एक पॉजिटिव नेशनलिज्म की तरह ही समझ में आएगा। पर इस सवाल पर जोर इसलिए देना पड़ता है, पॉजिटिव नेशनलिज्म के सवाल पर, क्योंकि असल में जो नेगेटिव नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म है नहीं, ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है। जब सांप्रदायिकता का औजार अपर्याप्त हो गया अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, पूरे अंग्रेजी राज के दौरान सांप्रदायिक ताकतों ने राष्ट्रवाद का नाम नहीं लिया, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। जब डंडे पड़ते थे वंदे मातरम के लिए, तो कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, कभी तिरंगा नहीं फहराया। वो राष्ट्रवाद की बात अगर करने लगे हैं तो वो अपने एजेंडा को लागू करने के लिए जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, एक विचार की जो प्रतिष्ठा है, उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो राष्ट्रवाद के विरासत के जो आंदोलन हैं, जो लोग हैं, उसका एक बहुत बड़े हिस्से ने 2 कारणों से, एक तो ये समझ करके कि राष्ट्रवाद का काम काफी हद तक हो गया, अब हिंदुस्तानी राष्ट्र को और राष्ट्रीय एकता की जो प्रक्रिया है, इसको कहीं से चुनौती मिलेगी नहीं, इसलिए आर्थिक विकास है, लोकतंत्र है, समता है, इन चीजों पे हम जोर दें आजादी के बाद। इस वजह से भी, और ये भी हमको मानना चाहिए, कभी समय होगा तो चर्चा करेंगे, कि जो प्रगतिशील हमारी जमातें हैं, उनको राष्ट्रवाद को लेकर के हमेशा एक दुविधा रही है। उस दुविधा का संबंध ना तो अदराइजेशन से है और ना जो नेगेटिव नेशनलिज्म का आज इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे है। उस राष्ट्रवाद को लेके जो उनकी दुविधा रही है, उसका आधार उनके विचार के कुछ अन्य सूत्रों में है, जिसको लेकर के वो राष्ट्रवाद को लेके बहुत अनकंफर्टेबल रहे हैं, और वो एक पॉलिटिकल चैलेंज को पैदा करता है। तो जो प्रगतिशील जमातें हैं,
उनको उस दुविधा के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी नेगेटिव राष्ट्रवाद का मुकाबला करना है, ये कोई राष्ट्रवाद है नहीं, ये कभी राष्ट्रवादी थे नहीं। ये जो पक्के अंग्रेज भक्त थे, जिनके लिए अंग्रेज भक्ति और हिंदू हैं तो मुसलमानों से लड़ना, मुसलमान हैं तो हिंदुओं से लड़ना, उनके लिए समस्या ये थी। अंग्रेजी राज में वो हिंदू राज और मुसलमान राज की बात कर रहे थे। अंग्रेजी राज में रहना चाहते थे और साथ ही साथ हिंदू राज और मुसलमान राज की भी बात कर रहे थे। इनको एक्सपोज करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, जरूरी काम है। और देशभक्ति, पॉजिटिव नेशनलिज्म, ये इसके एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे। बस। जी, मेरी बात हो गई सुरेंद्रपाल जी, मेरी बात हो गई। सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। सुरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। इतने वो अनम्यूट हो, मैं कहना चाहूंगा कि चर्चा बहुत ही अच्छी रही और जिस तरह से हमारे रिसोर्स पर्सन्स ने जो बात कही है वो बहुत ही साफ है, दिल को छूती हुई है। और जिसका उपसंहार प्रोफेसर साहब ने किया है, अजीत झा जी ने, बहुत ही स्पष्ट शब्दों से। और प्रश्न तो बहुत आए हैं, मैं फेसबुक लाइव पर देख रहा हूँ कि प्रश्न काफ़ी हैं जिनका उत्तर भी देना जरूरी है। मधुबन दत्त चतुर्वेदी जी का है, पवन आर्यन जी का है, साहब सिंह रंगा जी का है। अनेक प्रश्न हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिनके जवाब आने चाहिए। कुछ के जवाब आपने झा साहब ने दिए भी हैं, पर प्रश्न आए हैं। सुरेंद्र पाल जी, आपका अनम्यूट हो गया तो कहिए बात। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि ये चर्चाओं का दौर आगे भी रहेगा, सभी मित्र जुड़े रहेंगे। आज के दिन हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से हमारे दोनों मुख्य वक्ता बोल चुके हैं। फिर भी मैं अगर उनका करक्स अपने शब्दों में कहना चाहूं, व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक व्यवस्था और सत्ता पे अंकुश, ये कुछ केंद्र बिंदु हैं। ये केंद्र बिंदु है जो इनको किस तरीके से हासिल किया जाए, उसके लिए कौन से रास्ते हों, कौन सा विचार हमारे सामने हो, ये एक आज के दिन प्रासंगिक सवाल है, चुनौती है, चैलेंज है बड़ा, और जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चाएं रहेंगी। और वो चर्चाओं का दौर अगले हफ्ते फिर हम जुड़ेंगे, आपको बहुत जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्मृति और विकास हमारे बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सक्सेसफुली उन्होंने मैनेज किया सारा। हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र जो फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं इसमें जूम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और लास्ट में फिर जो है डॉक्टर शंकर लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस आज की वार्ता का जो सत्र है इसकी समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुरु निर्मला देश पांडे जी कहा करती कि फूलमाला वो सुंदर होती है जिसके धागा दिखाई न दे। तो हमारे धागे जो हैं वो स्मृति हैं, वो जिस तरह से इसको मैनेज करती हैं और किस तरह से इसको देती हैं रूप, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और उनके सहयोगी विकास जी का आपने धन्यवाद किया ही। हमारे नित्य नूतन वार्ता के बहुत अच्छे सहयोगी, हमारे संरक्षक, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत जी आजकल अस्वस्थ हैं। हम उनके दीर्घ जीवन की और स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। आपका धन्यवाद। शुक्रिया।